चलो देखो कैसे करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसानी है, थोड़ा सा बेसिक पता होगा, बेसिक में बताता हूँ अभी आप लोगों को। ये वाला चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, इस तरफ कितनी वैल्यू, एफ ही लूंगा मैं। ये माइनस चार्ज है, तो ये चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, जल्दी बोलो। दोनों 90 डिग्री पर है, कितना रिजल्टेंट आएगा। इस एफ और एफ का रिजल्टेंट बताओ अभी। दोनों 90 डिग्री पर है, कितना आएगा, √2f आएगा क्या, एफ का हाँ स्क्वायर सर, प्लस, एफ रूट टू, हाँ। और उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, जल्दी बोलो। उसकी डायरेक्शन क्या, इस तरफ बीच आएगी। में से। एफ डबल डैश बोल देते, एफ डैश बोल देते इसको। कितनी आएगी, √2f। √2f आएगा। यस सर। ये वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला को रिपेल करेगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते हैं एफ डबल डैश। अब मुझे किसका रिजल्टेंट निकालना है, एक तो एफ डैश का और एफ डबल डैश का। दोनों की वैल्यू लिख लो। एफ डैश की वैल्यू आई आपके पास √2f, और एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, √2 KQ² बाय ए स्क्वायर। और एफ डबल डैश कितना था, एफ डबल डैश हम पहले भी निकाल चुके थे। एफ डबल डैश देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, √2 है, तो कितना हो जाएगा, KQ/Q² डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, 1/2 KQ² बाय ए स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ही आपका नेट फोर्स होगा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, एफ डैश और एफ डबल डैश के बीच में कितना एंगल होगा। देखो ये 45 होगा क्या, क्योंकि डायगोनली आ रहा है ये, और ये भी कितना होगा, 45। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90। एफ डैश और एफ डबल डैश के बीच में कितना एंगल होगा, 90 होगा ये। तो 90 होगा तो एफ नेट कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश का स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यू पुट कर दो, √2 KQ², √2 KQ² बाय ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/2 KQ² बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो ये टर्म दोनों में कॉमन है और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो KQ² बाय ए बाहर आ जाएगा, नहीं बाहर नहीं आएगा, KQ², हाँ स्क्वायर हो रहा तो बाहर आ जाएगा, KQ² बाय ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, √2 का स्क्वायर 2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, सॉल्व कर दो, 4 2 जा 8 प्लस 9, 9/4 का मतलब कितना होता है, KQ² बाय 4 ए, सॉरी ए का स्क्वायर इधर, 4 2 जा 8, एलसीएम ले लेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/4 अंडर रूट 9/4। 9 का रूट किसका होता है, 3, 4 का रूट क्या होता है, 2। तो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स एफ नेट 3/2 KQ² बाय ए स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है, डायरेक्शन निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं, तो फिर अब इस तरफ नहीं होगी इसकी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल होते हैं तो इस तरफ होती, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं तब इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, जिस तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस तरफ इसकी वैल्यू होगी। तो √2 इस तरफ इसकी वैल्यू आएगी, इस तरफ कहीं, इस तरफ कहीं आएगी वैल्यू। आई बात समझ में, यस सर। ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में बता देता हूं मैं, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन करने में आसानी हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, ट्राइंगल, ठीक है, अलग अलग शेप बन सकती है। तो वेक्टर एडिशन करना आता है आप लोगों को, वेक्टर एडिशन
सबसे पहले इसमें आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर एक वेक्टर हेड है, एक का हेड है और बी का टेल है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, थर्ड साइड को कंप्लीट करो ट्राइंगल की, दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट आर। ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है और कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको आता ही होगा। इन दोनों वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, किसी भी दो वेक्टर के बीच में। मान लो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, आपको ये एंगल गिवन है 120 डिग्री। मैंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं पूछूंगा आपसे कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो आप क्या बोलोगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो क्या बोलोगे आप लोग? तो इसको एंगल कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, इधर वाला एंगल को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए या तो उनके हेड हेड ज्वाइन होने चाहिए या उनके टेल टेल ज्वाइन होने चाहिए। यहाँ पर एक का हेड है, दूसरे का टेल है। ठीक है, मान लो मेरे हाथ में ये चौक है, दिस चौक विल रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ये 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की तरफ है। इस चौक को मैंने यहां से हटा के थोड़ा सा आगे लाके रख दूंगा यहाँ पर। इस चौक की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा? इस फोर्स में क्या चेंज आया? अभी भी इसकी डायरेक्शन इसी तरफ है और अभी भी इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो ना तो डायरेक्शन में चेंज आया ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया, मतलब वेक्टर में कोई चेंज ही नहीं आया। तो वेक्टर को आप आगे से पीछे ला सकते हो, ऐसे करके ऊपर ले जाऊंगा तो भी इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो भी इसकी डायरेक्शन इसी तरफ रहेगी। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तब इसमें चेंज आ जाएगा। घुमाना नहीं है आपको, बस को आगे पीछे मूव करवा सकते हो आप, इससे वेक्टर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वेक्टर आगे था, मुझे दोनों की टेल टेल को ज्वाइन करना था, तो मैंने इसको यहां से हटा के यहाँ पे ले आया, यहां से हटा के आगे ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हैं हम लोग। अब दोनों की टेल टेल कंबाइन होगी, अब जो एंगल बनेगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 60 कंसिडर करेंगे। ठीक है, या फिर आप दोनों के हेड हेड को भी ज्वाइन कर सकते थे। कैसे? ये एंगल 120 है, ये ए था, ये बी था, इस बी को यहां से हटा के नीचे ला सकता हूं, नीचे ले आओ, यहां से हटा दो। अब दोनों के क्या हेड हेड ज्वाइन हो गए। अब निकाल लो एंगल, अब भी एंगल कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, एंगल सेम ही आता है, चाहे हेड हेड ज्वाइन करो चाहे टेल टेल ज्वाइन करो। तो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए या तो हेड हेड ज्वाइन करना पड़ता है या टेल टेल ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर है ए और बी, तो इनके बीच में जो एंगल कंसीडर करूंगा वो इस वाला एंगल को कंसीडर करूंगा। अब इस ट्रायंगल में देखो मैंने क्या करा, यहां से मुझे क्या करना है, यहां से लेके यहां तक ये आर वेक्टर है, और जो वेक्टर होता है उसका जो टेल होता है, ये टेल रिप्रेजेंट करता है किसको? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाल दूं तो मेरा जो आर वेक्टर है उसका मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। मुझे ये तो पता चल गया कि ए और बी की जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का, वो कैसे निकालोगे? तो आपको यहां से लेके यहां तक की लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, यहां से लेके यहां तक क्या है? अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, तो मैं यहां से यहां तक की लेंथ पूछ रहा हूं, तो लेंथ क्या होगी? दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बी वेक्टर आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस में कौन है? बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपन क्या होता है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। बी ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा मैंने, इसका मतलब ये सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली जो साइड है, इस साइड की मेरे पास लेंथ आ जाएगी कितनी? बी साइन थीटा। उसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस करूंगा तो ये वाली जो साइड है यहां से लेके यहां तक, ये जो बेस है, इस बेस का
वैल्यू आ जाएगी कितनी, बी कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? पीयूष, प्रांजल, इंदर? नो नो सर। सर, नो सर। नो सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, मुझे आर वेक्टर का क्या करना है, मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा कैसे आता है वो बताऊंगा मैं। ये ओ है, ये ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, मुझे यहां से लेके यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ फाइंड कर लूंगा तो मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूंगा। तो ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओबी क्या है, ओबी एक्चुअल में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड लिख लूंगा तो मतलब आर लिखूंगा, खाली ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाया, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर का स्क्वायर, ओसी क्या है, ओ से लेके सी तक, ये दो पार्ट में, ओ से लेकर ए तक प्लस ए से लेकर सी तक। तो ओ ए प्लस ए सी लिख दूंगा, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। और बीसी क्या निकला मेरा, बीसी तो मेरा बी साइन थीटा निकला, तो मैं इसको लिख दूंगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या है, ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है। तो ओ से लेकर ए तक, ए लिख दूंगा मैं, खाली ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। प्लस ए से लेकर सी तक क्या है आपके पास, बी कॉस थीटा है, तो इसको बी कॉस थीटा लिख दूंगा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करो इसको अब, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मैंने लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों में b स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होता है। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो आर आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, रटो मत इसको, देख लो एक बार। आर बराबर क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये ऐसे आया। ठीक, अब अगर मुझसे पूछ ले कि ये जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का जो नेट फोर्स आया जो भी, वो इससे कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू अगर पूछे हमसे कि अल्फा कैसे निकालेंगे, तो वापस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे आप, परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, बी साइन थीटा, और बेस का काम कौन कर रहा है, ओ से लेकर सी तक की लेंथ। तो ओ से लेकर सी तक की लेंथ क्या है, यहां से लेकर यहां तक ए है प्लस बी कॉस थीटा है, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा, दोनों के हेड कंबाइन हो रहे हैं, किसके, आर वेक्टर के और बी वेक्टर के, तो ये वाला एंगल इसको कहलाएंगे हम लोग बीटा। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा कैसे निकालोगे, जहां पर बी आ रहा है वहां पर ए कर दो, और ए की जगह क्या कर दो, बी कर दो, ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, tan अल्फा tan बीटा। सर जो बीटा आपने लिया है, जरूरी है दोनों का हेड हेड अटैच हो या टेल टेल हो, अलग नहीं हो सकता? दोनों का हेड हेड अटैच होगा, तो उसी एंगल को कंसीडर करेंगे हम लोग बीटा। अच्छा, ठीक, इसके बाद देखो, कैसे फोर्स, जैसे मान लो मेरे को दो फोर्सेस दे रखे, मैंने बोला कि मैंने एक फोर्स लगाया इस तरफ, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, एक फोर्स लगाया मैंने ऐसे करके, इसकी वैल्यू भी है 10 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। बताओ नेट फोर्स किधर लगेगा, और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप लगाओगे, ये आपको F1 मान लो, ये आप F2 मान लो, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू F1 का स्क्वायर
प्लस F2 का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, प्लस 2 F1 F2 cos। अब दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, इस एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों एक का हेड है दूसरे का टेल है, इसको आगे बढ़ा दो तो ये जो एंगल बनेगा इसको कंसीडर करेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos 60 आएगा। F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, tan का स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर प्लस 2 tan इंटू tan, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करोगे 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर, 3 इंटू tan स्क्वायर, तो tan बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा tan√3। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ की मदद से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। ट्रायंगल लॉ के बाद दूसरा लॉ है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, उसमें भी आंसर सेम आता है, बस उसको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। इसमें दोनों वेक्टर दोनों टेल से जुड़े होते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों के टेल कंबाइन हो रहे हैं। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा थीटा, ये वाला एंगल होगा। अब इन दोनों को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड समझो और इसको पैरेललोग्राम को क्या करो, कंप्लीट करो। तो पैरेललोग्राम दोनों के जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है दोनों का, या दोनों के जो टेल जहां पे कंबाइन हो रहे हैं, यहां से एक डायगोनल खींचोगे, ये डायगोनल जो होगा वो ही रिप्रेजेंट करेगा किसको, आर वेक्टर को। आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगेन आर सेम वही प्रोसीजर, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये वाली साइड आपकी बी साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये बी साइन थीटा है और ये यहां से लेके आगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो आर बराबर अगेन सेम रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अगेन अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा होगा क्योंकि एक का दोनों के टेल कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे, आर वेक्टर और ए वेक्टर के, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे b साइन थीटा अपॉन सेम रिजल्ट आएगा जो ट्रायंगल लॉ में आए थे, कोई चेंज नहीं आएगा, a प्लस बी कॉस थीटा। और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका बीटा, दैट इज दोनों के टेल कंबाइन हो रहे हैं आर वेक्टर और बी वेक्टर पे, तो tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, b की जगह a कर देंगे, a की जगह b कर देंगे, a साइन थीटा b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ, सेम एज ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, सेम रिजल्ट आते हैं, कोई अलग चीज नहीं है, बस दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ के बाद फिर इसके बाद जो लॉ आता है दैट इज पॉलीगन लॉ। थर्ड लॉ जो है वेक्टर एडिशन का, दैट इज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन मींस मैनी साइड, पॉलीगन तीन या तीन से ज्यादा साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ में देखो, मान लो आपके पास बहुत सारे वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, इधर डी वेक्टर और इधर आपका ई वेक्टर। मुझे इन सबका सम करना है, सब सेम ऑर्डर में, याद रखना सबके एक का हेड दूसरे का टेल कंबाइन है। अब इन सबका एडिशन करना है कि मुझे पता करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किधर होगा और किस तरफ होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी, सबको सब सारे वेक्टर को पहले इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक का हेड दूसरे के टेल पे कोइंसाइड करे। जैसे ए का हेड है इधर तो बी का टेल है, फिर बी का हेड है तो सी का टेल है, फिर सी का हेड है तो डी का टेल है, फिर डी का हेड है तो ई का टेल है। अब इन सबको पॉलीगन की साइड समझेंगे और जो लास्ट साइड है उस लास्ट साइड को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि ये अगला वेक्टर जो होगा वो यहां से चालू यहाँ पे खत्म होना चाहिए, लेकिन ये जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए इसको बोला अपोजिट ऑर्डर में। ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ये
आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ठीक है, और ये टेल टेल और हेड हाँ, क्यों अटैच हो रहे हैं इसमें? ये रिजल्टेंट को डिनोट कर रहा है बेटा। ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट को डिनोट कर रहा है। बाकी ठीक है। सारे वेक्टर्स को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि एक का हेड दूसरे का टेल, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा। पॉलीगन की जो लास्ट साइड है उसको कंप्लीट करो, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। दैट साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। इसका प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ देख सकते हो आप लोग। अभी मैंने आप लोगों को ट्राइंगल लॉ सिखाया था, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। आप सिर्फ ए वेक्टर को देखो और बी वेक्टर को देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखो, बाकी सबको भूल जाओ। तो ए और बी का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट क्या ये होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। यहां से चालू करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये हो गया, इसको मैं बोलूंगा क्या, R1 वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए और बी को भूल जाओ, सिर्फ R1 को देखो और सी को देखो। R1 भी आपका वेक्टर है, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो R1 को देखो और C को देखो, तो R1 की डायरेक्शन कैसे है, R1 ऐसे दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे आपको ये C वेक्टर दिख रहा होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। यस सर, यस सर। तो R1 वेक्टर और C वेक्टर का रिजल्टेंट क्या इस तरफ होगा, ये वाली जो साइड होगी ये रिप्रेजेंट करेगी R2 वेक्टर, इसको R2 बोलेंगे, R2 इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब R2 को देखेंगे और D को देखेंगे, तो R2 और D वेक्टर का रिजल्टेंट, R2 और D वेक्टर का रिजल्टेंट क्या ये होगा, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, R3 वेक्टर, विच इज द सम ऑफ R2 प्लस D वेक्टर, विच इज द सम ऑफ R2 प्लस D वेक्टर। अब R3 को देखेंगे और E वेक्टर को देखेंगे, R3 और E को, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो ये जो वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपका R नेट, विच इज इक्वल टू R3 प्लस E वेक्टर। और R3 जो है एक्चुअल में, R3 जो है वो R2 प्लस D है, तो R3 को मैं लिख सकता हूँ R2 प्लस D वेक्टर। और R2 जो है वो एक्चुअल में R1 प्लस C वेक्टर है, और R1 जो है वो A प्लस B है। तो एक्चुअल में जो पॉलीगन लॉ है वो ट्राइंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन है। पॉलीगन लॉ इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ, आप ऐसा समझ सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर एडिशन हमने सीख लिया। अब मैं पूछूं वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, मुझे एडिशन करना तो आ गया, लेकिन मान लो आपको ये वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और ये वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा। पॉलीगन लॉ से बोल दोगे सर ए प्लस बी तो इधर होगा, किधर होगा, पॉलीगन को कंप्लीट करो आप और यहाँ पे डायगोनल बना दो। ये डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने बोला भाई मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए माइनस बी कहां से लेके आओगे आप, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूं मैं इसको। अब माइनस ऑफ बी वेक्टर, माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे बी वेक्टर है, अगर मैंने बोला माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो मैं बोलूँ माइनस 10 न्यूटन किधर लगेगा, तो माइनस 10 न्यूटन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो बी वेक्टर इस तरह से, तो माइनस बी वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट में होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम लेंथ होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी।
एक्चुअल में यहाँ पर a प्लस a माइनस बी करने के लिए भी हम लोग किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिशन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? एडिशन का ही। इसका एडिशन कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन करोगे तो आपको a माइनस बी मिलेगा। तो मैं एडिशन कर रहा हूं किसका? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन करना आता है मुझे। अभी मैंने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो और दो जहां पे दोनों के कोइंसाइडिंग पॉइंट है, टेल के जहां पर है वहां से डायगोनल खींचो। ये डायगोनल जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अब किसका रिजल्टेंट? इसको R1 बोल दो। किसका रिजल्टेंट? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। और इसको ध्यान से देखो तो यही आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब मैं पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो देखो ये एंगल जो है वो थीटा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो R1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालो, R1 एक्चुअल में क्या है? a माइनस बी। R1 का मैग्नीट्यूड निकालो तो मैं अगेन पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा, a का स्क्वायर और माइनस b का, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस b का मैग्नीट्यूड भी b ही होगा। माइनस 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 ही होता है। तो माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? b ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। पता है क्या ये? cos 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट में बस ये एंगल थीटा वही लेना आपको, इधर वाला एंगल मत ले लेना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना मतलब वो एक तरह का एडिशन ही है। अब देखो इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर से, अभी हमने क्या करा था? दो वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाया था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा? एक वेक्टर होगा आपके पास और ये किन दो वेक्टर से बन रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो ये मान लो ए वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस से सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है। अब मैं आपसे पूछूं ये जो ए वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन किधर है? एक्स की तरफ है, वाई की तरफ है या दोनों की तरफ है? तो आप बोलोगे क्या ये दोनों की तरफ है। कुछ पार्ट इसका एक्स की तरफ है और कुछ पार्ट इसका वाई की तरफ है। तो इसके एक्स की तरफ और वाई की तरफ कितना पार्ट है? अगर उसको निकालना चाहें हम लोग तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये बन जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन है? ए वेक्टर। अगेन यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ए, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज p बाई a, ये क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a साइन थीटा। तो मतलब ये वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी a साइन थीटा। एंड सिमिलरली b बाई p, सॉरी b बाई a, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? ये cos थीटा। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा आपका a cos थीटा। तो मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी? a cos थीटा। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो a वेक्टर है इसका x की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? a cos थीटा होगा। कितना होगा? a cos थीटा। और y की तरफ, अब देखो इसको कंप्लीट करो, ऐसे रेक्टेंगल बनाओ यहां से, तो ये a sin थीटा है तो ये भी कितना होगा? a sin थीटा होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये भी कितना होगा? a sin थीटा होगा। तो आपको ये पता चल गया कि जो मेरा वेक्टर है उसको अगर मैं तोड़ूंगा x और y में, तो x की तरफ जो उसका कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा a cos थीटा, और y की तरफ जो मैग्नीट्यूड आएगा वो a sin थीटा होगा। लेकिन ये अभी वेक्टर नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 न्यूटन, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? मान लो आपके पास कोई फोर्स है F इक्वल टू 10 न्यूटन,
क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है इसका पता हमें अभी नहीं चल पा रहा है। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे tan i कैप न्यू tan, क्या आप पता लगा सकते हो उसकी डायरेक्शन किधर है? i कैप का मतलब x की तरफ, i j के याद है आपको? x की तरफ हम i इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर, y की तरफ j कैप और z की तरफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं k कैप। तो जब तक हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे तब तक वो वेक्टर नहीं बनेगा। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया आपका। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो है इसका और इसका सम है, तो मैं लिखूंगा a वेक्टर इक्वल टू a cos थीटा, किस तरफ है? x की तरफ है, तो मैं लिखूंगा i कैप। अब ये वेक्टर बन गया, इसका सम है प्लस y की तरफ जो वेक्टर है दैट इज a sin थीटा, इसका सम है, और y a sin थीटा j कैप लिखूंगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अब मान लो ये वाला एंगल थीटा नहीं होता, ये वाला एंगल थीटा होता तो क्या होता? जरूरी थोड़ी आपके एक्स के साथ एंगल दे रखा हो, वाई के साथ भी एंगल देते, तब क्या होता? तब कुछ नहीं होता, ये वाला कंपोनेंट आपका फिर a cos थीटा हो जाता, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता? फिर a sin थीटा हो जाता। मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है यहाँ पर ये बेस हो जाता फिर, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता। ठीक है, ये क्या हो जाता? बेस, और ये हो जाता हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में देखोगे तो आप। तो अब इसको क्या लिखते हैं? अब इसको लिखते हैं a sin थीटा i कैप प्लस a cos थीटा j कैप। मतलब जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है वो हमेशा cos कंपोनेंट होगा। मान लो ये a y के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो ये आपका cos हो गया, अगर x के साथ बनाता तो x वाला cos हो जाता। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ दो ही एक्सिस है, जरूरी नहीं ये दो ही एक्सिस हो, कितनी भी एक्सिस हो सकती है। मान लो ये a वेक्टर है, मैंने एक एक्सिस बनाई ये वाली दैट इज x डैश x, सॉरी एक और एक्सिस बना दी मैंने ये दैट इज x डबल x डैश, एक और एक्सिस बना दी मैंने ये दैट इज x डबल डैश। ऐसी बहुत सारी एक्सिस बन सकती है। मान लो इस वाले एंगल से थीटा 1 एंगल बना रहा है, इस वाली एक्सिस से ये थीटा 2 एंगल बना रहा है, इस वाली एंगल एक्सिस से ये थीटा 3 एंगल, तो सभी एक्सिस से अलग अलग एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर का इस एक्सिस की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? इस एक्सिस से थीटा 1 एंगल बना रहा है तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? a cos थीटा होगा, क्योंकि जिस एक्सिस से एंगल बनाता है वो हमेशा cos होता है। अब ये x डैश से कितना एंगल बना रहा है? थीटा 2 बना रहा है, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा 2। ये a वेक्टर x डबल डैश से थीटा 3 एंगल बना रहा है तो इसका इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा 3। मतलब जिस एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है वो वाला कंपोनेंट हमेशा cos होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग किसी वेक्टर को, ये तो हमने 2D में तोड़ा, 3D में भी तोड़ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये a वेक्टर है, ये x, ये y और ये इस तरफ z। मान लो ये आपका a वेक्टर है, x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, z के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे? a वेक्टर मुझे पता है कि x से अल्फा एंगल बना रहा था, x की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos अल्फा, और x की तरफ है तो i कैप लिखूंगा, प्लस y की तरफ कितना एंगल बना रहा है? ये बीटा, तो उसको लिखूंगा a cos बीटा j कैप, प्लस z से कितना एंगल बना रहा है दैट इज गामा, तो इसको लिखूंगा a cos गामा सॉरी k कैप, a cos गामा k कैप। तो इस तरह से हम लोग इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अगर आपको एक्सिस से एंगल पता है तो उस तरफ वाला कंपोनेंट आपका cos होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट सबको cos cos लिखा। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस।